एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एनआईटी कैलकट के ऊपर। जो एनआईटी कैलकट है इसने अपना प्रोसेसर जो है वो रिलीज़ कर दिया है, अनाउंसमेंट भी कर दी है कि किस डेट से इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा, कब तक होगा और क्या क्या शेड्यूल है, ये पूरा हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, आप चाहो तो ये एनआईटी कलकत्ता के ऊपर है, बीएससी बीएड का प्रोग्राम ये सेकेंडरी लेवल पे देता है, यानी सेकेंडरी स्टेज पे देता है। तो आप इसको चाहो तो पॉज करके पढ़ लो। और लेटेस्ट ही है, ये 2025 से 26 का है, मतलब लेटेस्ट ही निकला है जो। ठीक है, सेशन जो बताया गया है उसी के लिए आया है ये। और सीट मैट्रिक्स का अभी हम देखते हैं। इसमें जो सीट मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीएससी बीएड मैथ में मिलता है मेजर, बीएससी बीएड फिजिक्स में मिलता है, बीएससी बीएड केमिस्ट्री में मिलता है। सबसे पहले मैथ का देख लेते हैं। तो मैथ में जो ओपन है, मतलब जनरल वालों के लिए जो सीट है वो 7 है। और ओपन अगर कोई पीडब्ल्यूडी से है, जनरल में अगर कोई पीडब्ल्यूडी से आता है तो उसके लिए 1 सीट है मैथ में। ईडब्ल्यूएस में 2 सीट रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में पीडब्ल्यूडी का कोई बच्चा है तो उसे सीट नहीं मिलेगी यहाँ पे, मतलब रिजर्वेशन नहीं है। बाकी सीट मिल सकता है उसे, कहाँ से मिलेगा? ओपन से मिलेगा उसे। ठीक है, ओबीसी एनसीएल का बात करें तो यहाँ 6 जो है 6 यहाँ पे रिजर्वेशन है ओबीसी एनसीएल के लिए। अगर कोई ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी से है तो उसे जनरल से ही देखना पड़ेगा। ठीक है, या तो ओबीसी एनसीएल से मिल जाएगा उसे। ठीक है, एससी का देखें तो 3 है यहाँ पे। ठीक है, जो 3 सीट है वो मैथ के लिए रिजर्व है। एससी में अगर कोई पीडब्ल्यूडी से है तो उसका कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे। आगे देखें एसटी में तो 1 रिजर्वेशन दिखता है आपको मैथ में, एसटी में 0, पीडब्ल्यूडी में है ही नहीं एसटी का। टोटल जो मैथ में है वो टोटल 20 सीट हैं, यानी कि मैथ में सबसे ज़्यादा दिखते हैं हमें यहाँ पे सीट। ठीक है, और बीएससी बीएड आईटेप का कोर्स जो अगर आप करते हो, अगर आप फिजिक्स मेजर लेते हो तो उसका जो रिजर्वेशन है कुछ इस प्रकार है। ओपन में 6 सीट है, मतलब जनरल वालों के लिए 6 सीट यहाँ पे रिजर्व है। ओपन में अगर कोई पीडब्ल्यूडी से आता है तो वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। ईडब्ल्यूएस से आते हो तो 2 सीट आपको फिजिक्स में दिख रहा होता है रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस अगर पीडब्ल्यूडी से हो तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी एनसीएल से हो तो फिजिक्स में आपको 3 सीट रिजर्व यहाँ पे है ओबीसी एनसीएल वालों के लिए। ओबीसी एनसीएल अगर पीडब्ल्यूडी से आते हो तो फिजिक्स में 1 सीट रिजर्व है यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए। एससी के लिए 2 सीट यहाँ पे रिजर्व है फिजिक्स मेजर में। एससी में अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो कोई सीट रिजर्वेशन नहीं दिखता यहाँ पे। एसटी में 1 सीट यहाँ पे दिखता है आपको फिजिक्स में। एसटी में अगर कोई पीडब्ल्यूडी से है तो उसको 0 सीट, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। टोटल की बात करें तो टोटल फिजिक्स मेजर अगर आप लेते हो तो 15 सीटें हैं यहाँ पे टोटल। 15 सीटों को किस तरीके से बांटा गया है वो मैंने बता दिया। अगर आप केमिस्ट्री को मेजर लेते हो, केमिस्ट्री को अगर आप मेजर लेते हो तो जो जनरल वालों के लिए जो सीट है वो 6 रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1 सीट आपको केमिस्ट्री में दिख रहा होता है रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी एनसीएल के लिए जो केमिस्ट्री में 4 सीटें रिजर्व है। ओबीसी एनसीएल अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे। एससी से अगर आप आते हो, केमिस्ट्री मेजर लेना चाहते हो तो 2 यहाँ आपको रिजर्वेशन दिखता है, 2 सीट का रिजर्वेशन। एससी से अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो कोई सीट रिजर्वेशन नहीं मिलता किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, मतलब किसी भी मेजर में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर पीडब्ल्यूडी से हो और एससी वाले हो तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दिख रहा होता। एसटी की बात करें तो यहाँ पे 2 सीट रिजर्व है केमिस्ट्री मेजर के लिए। एसटी से अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम में आप देख लो, मतलब मेजर सब्जेक्ट में किसी में भी रिजर्वेशन नहीं है, किसी में भी नहीं है। 15 सीट बात करें तो टोटल हो जाता है केमिस्ट्री मेजर का, यानी कि केमिस्ट्री के लिए जो मेजर लेंगे वो 15 सीट है यहाँ पे टोटल। इसी प्रकार यहाँ पे 50 सीट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जनरल के लिए टोटल 19 सीट यहाँ पे रिजर्व है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट रिजर्व है। ठीक है, और ओबीसी एनसीएल के लिए 13 सीट रिजर्व है। और 7 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। एसटी के लिए 4 सीट रिजर्व है। ठीक है, और बाकी बात करें 1 सीट ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए और 1 सीट ओपन एनसीएल ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे रिजर्व आपको दिख रहा होता है टोटल के मामले में। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने एनसीटी 2025 का एग्जाम दिया हो, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो। और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके 12th में होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने 12th 2023 में किया है तो भी आप एलिजिबल हो, 2024 में किया है तो भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो 2023, 2024 और 2025 ये तीनों के तीनों ईयर वाले एलिजिबल हैं इसके लिए। बस रूल बस यही है कि आपने एनसीटी का 2025 में एग्ज़ाम दिया हो। ठीक है,
आपने इस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके 12th में होने चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल से आते हो तो, ठीक है। और अगर SC ST और PWD वाले हो तो आपके 5% रिलैक्सेशन आपको दिखता है, ठीक है। आपके 10th में जो सब्जेक्ट थे उसी को आप मेज़र ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास मैथ है तो आप मेज़र में मैथ ले सकते हो, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है तभी आप ले सकते हो, वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे। अगर आपको मैथ के लिए मेज़र चाहिए तो आपका एलिजिबिलिटी किस प्रकार है, वो कुछ इस प्रकार है कि आपने जो एनसीटी का एग्ज़ाम दिया है 2025 में, उसमें आपने एनसीटी में आपने जो है मैथ का एग्ज़ाम दिया हो, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और कैंडिडेट ने चूज़ किया हो NIT कैलिकट को एनसीटी के एप्लीकेशन फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे ओपन काउंसलिंग नहीं हो रही, क्लोज हो रही है, यानी कि आपने अगर NIT कैलिकट को चूज़ किया है तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, यानी कि यहाँ पे अगर आपने चूज़ किया है तभी आप एलिजिबल हो, वही चीज़ बता रखा है यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली उसमें आपने सेलेक्ट किया हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। आपको जो 12th में आपने मिनिमम स्कोर किया हो, यानी कि 60%, जो ऊपर मैंने बताया 60% आपके 12th में होने चाहिए, वही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ, तभी आप एलिजिबल हो मैथ लेने के लिए। और आपका जो जन्म है वो 1 अक्टूबर 2000 के बाद का हुआ हो, ठीक है, यानी कि मिनिमम 24 ईयर आपका एज है तो आप एलिजिबल हो। SC ST के लिए यही 25 साल के लगभग में एज दे देते हैं, यानी 5 साल का रिलैक्सेशन दे देते हैं। अब देखते हैं फीस स्ट्रक्चर। जो फीस स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है कि आपका ट्यूशन फीस जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगा, यानी कि हर सेमेस्टर आप बोल सकते हो, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा लगता है, जो कि ओपन हो या फिर EWS हो, OBC NCL वाले हो या PWD कैंडिडेट हो, आपको जो फीस देना पड़ेगा वो 62,500 रुपये देना पड़ेगा, राइट। तो SC ST को कोई फीस नहीं देना पड़ता, ट्यूशन फीस नील होता है, उनका जीरो होता है। अदर फीस की बात करें तो 13,300 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, और SC ST वालों को भी उतना ही देना पड़ेगा 13,300। और वन टाइम जो फीस देना पड़ता है बेसिकली एडमिशन के टाइम पे आपको देना पड़ता है, जो कि 64,500 है, ठीक है, 64,500 रुपये हैं, जो कि दोनों को देना है, SC ST वाले हो या फिर जनरल वाले हो, OBC NCL वाले, किसी भी कैटेगरी का हो, आप सबको देना है। बात करें टोटल जो आपको एडमिशन के टाइम पे देना पड़ेगा वो 1,40,300 रुपये देना पड़ेगा, जो कि ओपन वाले हैं, यानी कि जनरल वाले हैं, OBC NCL EWS या PWD कैंडिडेट हैं। अगर यही SC ST वाले हो तो आपको 77,800 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, जो कि टोटल वन टाइम पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार है, तो आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि फॉर्म का लिंक अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आगे जाके बताऊँगा वीडियो में। और नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो SC जो हमारा जनरल है, OBC है, NCL है, OBC NCL और जनरल EWS, इन सभी का जो फीस है वो लगने वाला है, जो एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि 1,000 रुपये लगेगा। वहीं अगर आप SC ST से आते हो तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप यहाँ पे देख सकते हो, साफ साफ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 1 जुलाई में जो है यहाँ पे निकाल दिया जाएगा इस वेबसाइट पे, तो ऑलरेडी आपको मैंने बता ही दिया कि अभी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको अप्लाई करना है, बाकी मैं बताता हूँ अभी वीडियो में आगे आगे इस पे बात करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट जो है सही से अपलोड करने हैं, ठीक है, और अलॉटमेंट जो मिलेगा आपको टोटल स्कोर के बेसिस पे मिलेगा, और डोमेन स्पेसिफिक में आपको इंग्लिश लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए और टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। ये चीज़ बता रखा है एनसीटी के एग्जाम में आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। रैंक लिस्ट बनेगी जो कि जनरेट करेगा, कौन करेगा, NIT कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन दी अबव क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे बनेगा। इन केस ऑफ टाई द कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल बी प्लेस्ड अबव दी कैंडिडेट, यानी कि जिसका एज ओल्डर है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। हु इज यंग इन एज, ठीक है, तो आप इसको पढ़ के समझ लेना, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो कि साउथ वाले देख रहे हैं तो अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, कुछ बच्चे होंगे जिनको मेरी लैंग्वेज समझ ना आए, जो कि हिंदी ना समझ पाए, तो उनके लिए ये PDF ही है एक सहारा जिससे आप समझ सकते हो। तो जो जो मेन पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉज करिए वीडियो को और पढ़ लीजिए, यू कैन रीड बाय पॉजिंग वीडियो।
रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो ओबीसी एनसीएल वाले हैं उनका जो डेट होना चाहिए, ओबीसी एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, उन दोनों का जो डेट है वो क्या होना चाहिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ओबीसी एनसीएल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का किया गया हो, और हैज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए। फॉर्मेट की बात करें तो आप इस लिंक पे जाके क्लिक करके आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके, अभी अभी तो मैं जा नहीं सकता उस पेज पे, मैं फ़िलहाल आप जा सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे चले जाना, वरना एक और तरीका है मैं बताऊंगा अभी। टेलीग्राम पे जाके एनसीटी जोन सर्च करना, आपको ये पीडीएफ दिख रहा होगा, वहाँ पे मैंने अभी अपलोड कर दिया है। अब कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, तो अगर महाराष्ट्र स्टेट से हो मस्ट बी वैलिडिटी बाय द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। In case of SC and OBC NCL category and travel welfare department in case of ST category, यानी कि आपका जो महाराष्ट्र का है उनके लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो उनका जो जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। SC ST और OBC NCL वाले जो कैंडिडेट हैं महाराष्ट्र स्टेट के, उनको वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हो तो एसटी का सर्टिफिकेट जो है तमिलनाडु स्टेट से वो इशूज़ किया मतलब जो बनाया गया हो वो रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर द्वारा बनाया गया हो, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट किसी अदर लैंग्वेज में है तो उसे इंग्लिश में, अगर किसी अदर लैंग्वेज में है अदर देन इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश वर्जन जो है वो अटैच किया जाएगा। आप वहाँ पे अथॉरिटी से जाके पता कर सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो वहाँ पे। कंपलसरी है जो कि इंग्लिश वर्जन में होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी अदर लैंग्वेज में है तो इंग्लिश वर्जन में आप ट्रांसलेट करवा सकते हो उसे, जो कि तहसील में हो जाता है या ब्लॉक में हो जाता है, और वहाँ पे आप पता कर सकते हो अथॉरिटी से। वो आपको सिंगल पीडीएफ में आपको मर्ज करके वहाँ पे अपलोड करने को बोलेंगे अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। हम वहाँ पे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कैसे अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊँगा आगे। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड लगेगा, अगर है तो सही है, वरना आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, आप वो दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एनसीटी का 2025 का स्कोर कार्ड जो कि परसेंटाइल आया है वो चीज़ आपके पास होना चाहिए, और 12th की मार्कशीट लगेगा आपका, और जो कि सिंगल पीडीएफ में, इन सभी को सिंगल पीडीएफ में, मतलब पीडीएफ के फॉर्म में आपको वहाँ पे अपलोड करना हो, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप ओबीसी एनसीएल से हो, ईडब्ल्यूएस वाले हो, तो आपको जो है वहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा जो कि रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा बना हो, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार के नीचे का रैंक का ना हो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, और उसकी जो डेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST से आते हो तो उसका भी सेम बोला हुआ है कि तहसीलदार के रैंक के नीचे का ना हो सर्टिफिकेट, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ट्राई करना सेंट्रल लेवल का बन जाए, तो सेंट्रल लेवल में इसके नीचे के लोग साइन नहीं करते हैं। इफ़ एप्लीकेबल, PWD से अगर आप आते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं वो यही चीज़ है कि आपने NIT कलिकट का आपने अगर फॉर्म भरते ही आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाएगा जब तक आप नॉन रिफंडेबल फीस जो कि 1000 और 500 रुपये अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी है, वो अगर आप भरोगे तभी आप एलिजिबल हो वहाँ पे, मतलब आपका रैंक लिस्ट में नाम आ सकता है, मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें नाम आ सकता है, ठीक है। और जो शेड्यूल है वो अभी हम देखने वाले हैं वीडियो में, अभी आगे बस 2 सेकंड और रुक जाइए, मतलब 2 मिनट, बस 2 मिनट बाद हम उसी के ऊपर बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस आपको जो पे करना पड़ेगा, यानी कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि 1000 रुपये है, और 500 रुपये SC ST और PWD के लिए है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको फ़ी पेमेंट करना ज़रूरी है, और अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करते तो आप एप्लीकेशन के डेडलाइन से पहले अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा उनके, जहाँ से वो मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार करें।
अगर रिजेक्शन की बात करें तो अगर आपने गलत कुछ इन्फॉर्मेशन भर दिया, गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। ये चीज़ साफ साफ इन लोगों ने लिख रखा है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स, जो मैं बोल रहा था कि शेड्यूल जो निकल चुका है 2025 से 26 के लिए, जो कि टेंटेटिव है, जो कि अनाउंसमेंट की बात करें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आज आया है 4 जुलाई को, ठीक है, आज आया है, देखो इतने दिनों बाद आया है 4 तारीख को। तो अब बात करते हैं कि यहाँ अप्लाई करना क्यों चाहिए, क्योंकि ये लेट निकाल रहे हैं, ठीक है, और इनका जो एडमिशन है देखिए कहाँ तक जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है 18 जुलाई है, देख रहे हो, इतने तक डेट तक तो ज़्यादातर बच्चों का एडमिशन हो चुका होगा और आपके यहाँ चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ, अगर फर्स्ट लिस्ट की बात करें जो कि प्रोविजनल होता है, जो बच्चों का नाम किस किस बच्चों का नाम आया है, यानी कि 50 बच्चों का जो नाम आएगा, 50 बच्चे हैं यहाँ पे बीएससी बीएड में, तो वो 25 तारीख को आपको पता लग रहा होगा। और अगर आपका नाम आ जाए तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ता है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स का, जो कि ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है, और प्लस में फोटोकॉपी वगैरह भी लेके जाना पड़ता है। वो 7 तारीख को इन लोगों ने बुलाया है, जो कि इंस्टीट्यूशन में जाके ही होगा। बात करते हैं क्लासेस कब से स्टार्ट हो सकते हैं, तो इन्होंने टेंटेटिव डेट बता रखा है कि 14 जो 14 अगस्त है उससे स्टार्ट हो जाए, तो मोर और लेस कम चांस है कि 14 तारीख से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 15 अगस्त को तो वो होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 16 अगस्त से स्टार्ट हो सकता है। या तो यही 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 अगर ये फॉलो करेंगे तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही बोल दिया ये टेंटेटिव है, तो ये चेंजेस हो सकते हैं। तो बाकी जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वगैरह है, ये सब जो कैंडिडेट का प्रोविजनल लिस्ट, ये सब तो सही लग रहा है मेरे को, बाकी इधर ही कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया, जब वो एडमिशन ले लेंगे 14 तारीख से कॉलेज जाना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद उनका जो ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब फ्रेशर को पार्टी दी जाती है और वहाँ बताया जाता है, मतलब वही कॉलेज का इंट्रोडक्शन वगैरह ऐसे ही चलता है ओरिएंटेशन बेसिकली। तो वो 25 से लेकर 26 तारीख के बीच में कहीं पे किसी भी दिन हो सकता है, यानी कि दोनों दिन भी हो सकते हैं। बेसिकली 1 हफ्ते तो चलता ही है ये चीज़। ऑलराइट, ये क्या हो गया, ज़्यादा ही जूम हो गया। तो यही यहीं तक था ये पीडीएफ, और इसमें अगर कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप बिंदास पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके। क्या हो गया ये पीडीएफ को, ऑलराइट, यहीं तक था ये वीडियो। और इसमें अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना। बाकी बात करते हैं अब कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं ये पोस्ट कर चुका हूँ, आप वहाँ से ये पीडीएफ देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहो तो वहाँ पे उसका भी मैं वीडियो बना देता हूँ, अभी आप देख लेना। बेसिकली मैं पॉज करता हूँ फिर दिखाता हूँ। पॉज पॉज कौन से, तो ऑलराइट, चलते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे चलते हैं। ऑलराइट, तो हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो वेबसाइट पे जैसे ही आप इस एनआईटी कैलकट करके आप वेबसाइट लिखोगे तो वहाँ पे आपको ये होम पेज दिखेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके यहाँ यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा होगा ये पोस्चर जो आ चुका है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये इसी पीडीएफ को अभी हमने पूरी वीडियो में देखा और बिल्कुल लास्ट तक यही चीज़ मेंशन किया हुआ है, कुछ और अलग नहीं है यहाँ पे। बाकी बात करें तो रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो इनके पूरे वेबसाइट पे कहीं पे भी हमें नहीं दिखा, ठीक है, अभी तक नहीं दिखा। मोर और लेस मतलब शाम तक अगर आ जाता है तो मैं इस पे वीडियो ज़रूर बना दूंगा, और फिलहाल अभी तक तो नहीं दिखा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और बस कर देना भाई सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, आपका धन्यवाद।